डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय जैन है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। पिछले एपिसोड में आप जान ही गए होंगे कि कैसे मेरी ज़िंदगी पलट गई। पहले मैं अपने माता पिता के साथ रहा करता था, लेकिन मेरे माता पिता जब जंगल में गए तब उनका शायद कत्ल हो गया। उनके शरीर भी अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुख है कि मुझे अपने चाचा के साथ रहना पड़ रहा है। मेरे चाचा एक किताबों की दुकान चलाते हैं। इसी के साथ वहाँ बड़ी सी लाइब्रेरी है और उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं। वहाँ कमरे बने हुए हैं। मुझे अपने चाचा पर पहले से शक था। उनकी आदतें अलग हैं, उनका स्वभाव अलग है और वो यहाँ कुछ ना कुछ गलत तो करते ही हैं। उस कपड़े में पहली बार तो कुछ नहीं मिला था, लेकिन जब मैं उस सीक्रेट रूम में पहुँचा, मैंने उस कपड़े को फाड़ा। उसके अंदर वो लड़का था। पहले मुझे लगा ये उसकी लाश है, लेकिन उसकी आंखें खुली थी। उसने जब आंखें खोली, मैं बाहर की तरफ भागा और बाहर मेरे चाचा आ चुके थे। मैं थर थर कांप रहा था। मैं चीखें मारता हुआ बाहर की तरफ भागा था और ये भी जानता था मेरे चाचा को मुझ पर शक हुआ होगा, लेकिन उनका वो चेहरा, वो ना तो हंसा करते थे ना गुस्सा किया करते थे। उनका चेहरा हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहा करता था। मैं अपने चाचा से बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो मेरी तरफ देखे जा रहे थे। मैं वहाँ से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेरा जैसे ही ध्यान उस दरवाजे की तरफ पड़ा, मेरे चाचा ने उसे बंद कर दिया था। अब मैं क्या करता? मैं सीधा ऊपरी मंजिल की तरफ भागने लगा। मैंने सोचा हुआ था किसी खिड़की के सहारे बाहर भागूंगा और पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। मुझे ये पता नहीं था कि पुलिस मुझ पर यकीन करेगी या नहीं। मेरे चाचा बहुत चालाक है। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, मैं खिड़की ढूंढने लगा जिसके सहारे मैं बाहर निकल पाऊं। पहले मैं खिड़कियों की तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा था, लेकिन पहली मंजिल पर भी कोई खिड़की नहीं थी। जो खिड़कियां भी थी वो मेरे चाचा के कमरे के अंदर थी और उन्होंने अपने कमरे को हमेशा बंद ही रखा था। मैं अब बाहर जाना चाहता था। इसके लिए मुझे छत पर पहुंचना था, लेकिन कोई सीढ़ी छत पर जाने की थी ही नहीं। ऊपर छत पर भी बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था। एक कमरा बना हुआ था जिसके बारे में मेरे चाचा ने जानकारी दी थी, लेकिन सीढ़ी कहाँ है ऊपर जाने की? सीढ़ी ढूंढते ढूंढते मैं पागल हो रहा था और मेरे चाचा हल्के हल्के कदम बढ़ाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर आते हुए ऊपर की तरफ पहुँच आए। वो चलते भी बहुत धीरे थे, बोलते भी बहुत धीरे थे। उनके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन भी नहीं होता। मुझे तो वो कोई शैतान जैसे लग रहे थे। आज एक बच्चे को वो जिंदा दफनाने वाले थे, इसीलिए घबराया हुआ उनसे मैं बचना चाहता था। मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा और अंत में अपने कमरे में घुस गया। मैंने वो चिटिकनी लगा ली थी। अब मैं यहाँ से सोच रहा था, बचूं तो कैसे बचूं? कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, या मौत मेरे बहुत करीब है। मैं अपने कमरे के अंदर था और मेरा दरवाज़ा खटखटाया जाना शुरू हो गया। दरवाज़ा खटखटाता गया। मेरे चाचा दरवाज़ा खटखटा रहे थे और उस आवाज़ से मैं डर रहा था। मेरे दिल की धड़कन भी उतनी ही तेज़ थी जितनी तेज़ी से वो दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था। मेरे चाचा बाहर से कहने लगे, अभय, तुम्हें दरवाज़ा खोलना होगा, हमें बात तो करनी ही होगी। अब बात किए बिना काम चलने वाला नहीं। मैं अंदर डरा हुआ था। नहीं 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 नहीं, मुझे आप जाने दीजिए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मेरे चाचा कहे जा रहे थे, बात तो करनी होगी। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम बहुत कुछ जान चुके हो, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं रोने लगा था, गिड़गिड़ाने लगा था और मैं आवाज़ लगाकर कहे जा रहा था, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे मत मारिए, मुझे उस तरह कॉफिन के अंदर मत डालिए, मत दफनाइए। तब मेरे चाचा सन्न हो गए। कुछ समय तक ना खटखटाने की आवाज़ आई, ना मेरे चाचा कुछ बोल रहे थे।
अचानक उनकी उंगलियां दरवाजे के पार, इतनी जोर से हाथ मारा था उन्होंने कि दरवाजे में छेद हो गया था। उंगलियां अंदर दिखने लगी थी। उन्होंने 2 बार हाथ और मारा और बड़ा सा छेद कर दिया। उनकी उंगलियां इतनी ताकतवर थीं कि वो दरवाजे को उंगलियों से फाड़ सकते थे। मेरी आंखों के सामने दोनों हाथों की उंगलियां दरवाजे में गाड़ी और दरवाजे को कागज की तरह फाड़ कर रख दिया। मैं भाग निकला था पीछे की तरफ। मैं दीवार से सट गया, आसपास ढूंढ रहा था कोई चीज जिससे मैं बच पाऊं। मुझे चाचा पर हमला करना होगा, तभी वो मुझे जाने देंगे। अगर मैं उन पर हमला ना करूं तो शायद मौत के घाट उतार दिया जाऊंगा। आप चाहे जितने भी डरपोक हो, आपको आपके माता पिता ने जितना भी डरपोक बनाया हो, जब मौत आंखों के सामने आ जाती है शायद अंदर से हिम्मत जाग जाती है। जब आपको लगने लग जाता है कोई रास्ता नहीं बचा, आपके बाजुओं में भी जान आनी शुरू हो जाती है। पास पड़ी हुई वो रॉड मैंने उठा ली थी। भले ही वो ज़्यादा भारी नहीं थी, लेकिन मैं उससे हमला करने वाला था। मेरे चाचा एक एक कदम बढ़ाते हुए मेरे करीब आ रहे थे और मैंने वो रॉड सीधी उनके सर पर मारी। कोई भी इंसान इतनी भारी रॉड का वार सर पर सहन नहीं कर सकता। इतनी जोर से रॉड मारी थी मैंने, उन्हें बेहोश हो जाना चाहिए था। मैंने तो मारने के लिए ये हमला किया था। उनके चेहरे पर हाव भाव तक नहीं था, दर्द का एहसास तक नहीं था। उन्होंने आंखें खोली कुछ समय बाद। मैं बस देखे जा रहा था। दूसरी बार उन्होंने एक और कदम आगे बढ़ाया और मैंने एक बार और रॉड उनके सर पर मारी। उनके चेहरे पर भाव अब भी नहीं आया था। मैं कांपने लगा था। वो मेरे करीब आए और उन्होंने अपना हाथ मेरे सर पर रखा। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा आने लगा। शायद ये ऐसा एहसास था जैसे उन्होंने मेरे सर को पकड़ लिया हो। दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा था शायद उनका ये वजनी हाथ मेरे सर का कचूमर बना रहा होगा, इसीलिए मैं बेहोश होने लगा हूँ। अचानक ही होश उड़ गए मेरे और आंखों के सामने अंधेरा, शरीर शिथिल। शायद मैं बेहोश हो गया था। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली। मैं पहले तो समझ नहीं पा रहा था मैं कहाँ पर हूँ। ये मेरा ही बेडरूम था। मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ था और छत की तरफ देख रहा था। तभी मेरा ध्यान मेरे चाचा की तरफ पड़ा। जैसे ही चाचा को देखा, दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। तब मुझे याद आने लगा अभी क्या क्या हुआ था। मैं घबरा कर बैठ गया और मेरे चाचा कहने लगे, डरे हुए क्यों हो? क्या हुआ? कोई भयानक सपना देखा? मैंने भी आंखें मली और उसके बाद ध्यान मेरा घड़ी की तरफ गया। सुबह के 5 बजे हुए थे। ये सुबह का समय है। मैं याद करने लगा कल क्या क्या हुआ। उसके बाद मैंने चाचा को कह दिया, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे चाचा ने भी कहा, हाँ, सपने में जो देखा वो तुमने देखा, मैंने थोड़ी ना देखा। कौन सा सपना देखा? कोई डरावना था? मैंने कहा, नहीं नहीं, सपना नहीं था, वो कोई सपना नहीं था, मैं यहां से जाना चाहता हूं। मेरे चाचा के चेहरे पर अब भी हाव भाव नहीं थे। उन्होंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। क्या हुआ था सपने में? मैंने कहा, आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। मैंने नीचे एक लाश देखी जिसने आंखें खोली थी। मैं भागा था और आप मेरा पीछा करने लगे। यहीं बेड तक आया था, दरवाज़ा फाड़कर आप मुझे मारने के लिए आए थे। तभी मेरे चाचा थोड़ा एक तरफ सरके। सामने मेरी नज़र उस दरवाजे पर पड़ी। वो दरवाज़ा बिल्कुल सही सलामत था। मैं उठ खड़ा हुआ ये चेक करने के लिए कहीं वो दरवाज़ा नया तो नहीं लगाया गया, कहीं मुझे पागल तो नहीं बनाया जा रहा। मैं दरवाजे के पास पहुंचा था और दरवाजे को जब मैंने हाथ लगाया, यहाँ मैं थोड़े दिनों से रहना शुरू हुआ था। मैं हर जगह जहाँ रहता हूँ एक अजीब सा निशान बना देता हूँ। ये पागलों जैसी आदत है मेरी, और ऐसा ही निशान मैंने यहाँ पर भी बनाया था। उंगलियों से महसूस हुआ था वो निशान मुझे। ये वही दरवाज़ा था जो मेरे बेडरूम का है। मेरे चाचा ने इसी दरवाजे को फाड़ा था, लेकिन वैसा ही दरवाज़ा दोबारा कैसे लगा दिया और वो निशान कैसे आ गया? सर को खुजाए जा रहा था। मैंने चाचा की तरफ देखा और कहा, यह दरवाज़ा नया लगाया गया है, कल आपने वो दरवाज़ा फाड़ दिया था। तब मेरे चाचा खड़े होकर कहने लगे,
तुम्हें अजीब सा सपना आया है, अपने दिमाग को संभालने की कोशिश करो, दिमाग को संभालो अपने। उसके बाद मैंने भी कह दिया, नीचे वो सीक्रेट रूम में वो कॉफिन पड़ा है और वहाँ पर वो लाश पड़ी है जिसकी आंखें खुलती हैं, शायद वो जिंदा है जिसे आप दफनाने वाले हैं। तब मेरे चाचा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचते हुए नीचे ले गए। उन्होंने वो कमरे को खोला और कमरे को खोलने के साथ ही वहाँ पर सामने वो कपड़ा पड़ा था। उसमें केंचुए थे जो एक छेद के सहारे बाहर निकल रहे थे। मेरे चाचा ने कहा, अब तुम बार बार नाटक मत करो, यहाँ से केंचुए ही निकलेंगे। इस कपड़े में मैं केंचुए लपेटता हूँ, तुम्हें बताया है, पुलिस को भी बताया है, लेकिन शायद तुम्हारा दिमागी संतुलन सही नहीं है, तुम भ्रम को सच मानने लगे हो। तब मैं सर को खुजाता हुआ उस कमरे से बाहर आया और सोचने लगा, क्या ये सच्चाई है? क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा? माता पिता का सदमा कहीं मुझे पागल तो नहीं कर रहा? मैं अब क्या कह सकता था? मेरे चाचा ने कहा, तुम्हारा खाना मैं तैयार करने वाला हूँ, क्या तुम ऊपर आने वाले हो या अब भी यहाँ से भागना चाहते हो? सोच लो, यहाँ से भागोगे तो जाओगे कहाँ? तभी मैंने पीछे दीवार की तरफ देखा। यहाँ तो पहले एक कागज सा लगा हुआ था जैसे वॉलपेपर, उसके पीछे दरवाज़ा नज़र नहीं आता था, अब तो साफ दरवाज़ा नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा, हाँ मैंने बाकी सब हटा दिया ताकि तुम भी अंदर जा सको। अब हमारे परिवार की सारी सच्चाइयाँ तुम्हें भी तो बतानी होंगी, इसीलिए तुम्हारा अधिकार हर चीज़ पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि तुम छोटे हो इसलिए जो भी चीज़ करना चाहोगे मुझसे पूछ कर करना, बिना पूछे मत करना। वो ऊपर जा चुके थे और मैं नीचे ही खड़ा था। मैं अब सोच रहा था करूं तो करूं क्या। आंखें बंद की और मैं अंदर से सोचने लगा, अब रहना तो यहीं पड़ेगा। मेरे चाचा हैं बहुत चालाक, हर सबूत कुछ ही पलों में मिटा कर रख देते हैं और मुझे भी शायद पागल साबित कर दे, इसलिए मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। अब मैं मुस्कुराता हुआ ऊपर गया। मैं अपने चाचा से बड़े प्यार से बात कर रहा था, जैसे मैं खुद पर शक कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा ना चाचा जी? उन्होंने कहा, अगर सही खाना खाते रहोगे तो दिमाग पर ज़्यादा असर नहीं होगा। मैं मुस्कुराता हुआ बैठ गया। अब चाचा जी, आप जो खाने को कहेंगे मैं वही खाऊंगा, लेकिन वो अजीब सा खाना मत दीजिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा था। और उसके बाद उनकी आंखें भी नीचे को हुई और उन्होंने सर हिलाया। अंदर से आवाज़ निकली उनके। ये आवाज़ हंसने की थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आया था। बड़े अजीब थे वो, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक भी। उसके बाद मैंने खाना खाया और मेरे चाचा नीचे चले गए। 9 बजे के करीब मैं भी नीचे चला गया। अब मैं चाचा के साथ बैठा हुआ था। मैं ये नोट कर रहा था कौन कौन दुकान पर आता है, कौन कौन पीछे लाइब्रेरी में जाता है और कौन कौन पीछे वाले उस खास कमरे में जाता है। इसी से मैं समझ पाऊंगा मेरे चाचा कितने चालाक हैं, यहाँ कर क्या रहे हैं। अब मैं सबसे पहले किताबों की उस दुकान में गया था। वहाँ सारी नई नई किताबें थी। मैं नई किताबों में कहानियाँ भी पढ़ सकता था, लेकिन जब भी कोई वहाँ पर आता मेरी नज़र उस पर गड़ जाती। वहाँ कई लोग आ रहे थे। दुकान से सामान लेने वाले सारे लोग साधारण से लगते, कुछ तो मुझे पहचानते भी थे। मेरे दोस्त भी वहाँ से किताबें लेकर गए थे। मैंने उनसे कई बातें की थी, लेकिन दोपहर को मेरे चाचा को भूख नहीं लगा करती थी। वो दोपहर को बाहर घूमने के लिए जाया करते थे और यही मेरे लिए सही समय होता जब मैं अच्छे से सबूत जुटा पाता। मेरे चाचा 1 घंटे के लिए सैर करने के लिए बाहर गए हुए थे और मैं सीधा पहुंच गया लाइब्रेरी। यहाँ से क्या ढूंढूं जिससे सबूत इकट्ठा कर पाऊँ। मैं पीछे वाले उस कमरे में भी गया जहाँ पुरानी पुरानी किताबें पड़ी हुई थी। वहाँ उन पुरानी किताबों में मैं मिट्टी को साफ करता हुआ देखने लगा, आखिर उनमें है क्या क्या चीज़ें। वहाँ भयानक भयानक चीज़ें बताई गई थी। वेयरवुल्फ, चुड़ैल, डायन, ऐसी अजीबोगरीब जानकारी आखिर कोई छुपा कर क्यों रखता होगा। मेरे चाचा जो नज़र आते हैं शायद उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। उस कमरे में एक एक करके मैंने कुछ किताबें खंगाली थी, उन्हें पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन तभी उस कमरे में एक आवाज़ गूंजी। क्या कर रहे हो? ये हल्की सी आवाज़ थी जो मेरे कानों में पड़ी और मैं घबरा गया। मैं इधर उधर झांकने लगा, कहीं मेरे चाचा तो नहीं आ गए।
मैं इधर उधर झांकता हुआ बाहर निकला। बाहर जाकर भी उस लाइब्रेरी में देखने लगा। यह आवाज़ कहाँ से आई? लाइब्रेरी में तो कोई नहीं है, ना ही कोई दुकान पर है। मैं वापस उस कमरे में आ गया। फिर से मैं उन किताबों को देख रहा था। इसी के साथ घड़ी पर भी मेरी नज़र थी। फिर से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर से कानों में ये आवाज़ पड़ी और मैं डर गया। जो भी है वो इस कमरे में है। कमरे में? कहीं इस कमरे में कोई सीक्रेट जगह तो नहीं जहां पर उस लड़के को छिपा कर रखा गया हो? कहीं वही मुझसे बात तो नहीं कर रहा? या यहाँ कमरे में कोई भूत ही तो नहीं? अब मैं भी उससे बात करना चाहता था। कौन हो तुम? कहाँ पर छिपे हुए हो? आवाज़ आई, यहाँ यहाँ तुम्हारे सामने। मैं सामने देखने लगा। सामने? सामने कहाँ? मैं किताबों में हाथ लगाए जा रहा था। क्या पीछे कोई दरवाज़ा है? क्या कोई जगह है वहां पर? तुम्हें बांध कर तो नहीं रखा गया? आवाज़ आई, नहीं नहीं, आगे ही हूं, तुम्हारे सामने। ध्यान दो, अभी तो तुमने मुझे हाथ लगाया। हाथ लगाया? ये सुनकर मैं देखने लगा था। तुम्हें हाथ कैसे लगाया? यहां पर मैंने किसी को हाथ नहीं लगाया। यहां कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, मैंने कब कहा मैं इंसान हूं? मैं अब डर कर पीछे हटने लगा था। तुम इंसान नहीं हो तो क्या हो? कहीं तुम भूत तो नहीं? मैंने 2 कदम और पीछे हटा लिए। सामने से आवाज आई, भूत नहीं हूं मैं। तुम्हें मैं भूत नजर आता हूं? तुम्हें मेरा चेहरा सड़ा हुआ दिख रहा है? मैंने घबराती हुई आवाज में फिर से कहा, नहीं नहीं नहीं, देखो नाराज नहीं करना चाहता मैं। तुम जो भी हो तुम वहीं रहो, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। तो उसने कहा, बाहर क्यों जाना चाहते हो? तुम मुझे भूत समझ रहे हो, इसीलिए डर रहे हो। मैं जानता हूं तुम मुझे भूत समझ रहे हो, मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो। मैं अब उसे शांत करवाना चाहता था। नहीं नहीं नहीं, भूत नहीं समझ रहा। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं बस यहां से बाहर जाना चाहता हूं। तभी मैंने देखा 2 किताबें एक तरफ हुई। सामने एक पुरानी सी कलम थी। वो कलम जिसकी टांगे मकड़ी जैसी निकली हुई थी, वो कलम चलती हुई आगे की तरफ आई। उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे दिमाग में मेरे चाचा की बातें चलने लगी। तुम ज्यादा सोचते हो, ऐसे तुम पागल हो जाओगे। अब मैं खुद से कहने लगा, नहीं नहीं, यहाँ कोई कलम नहीं है जो चल रही है, ये मेरे मन का भ्रम है। तो सामने से आवाज आई, भ्रम नहीं है, मैं कलम ही हूं, मैं जिन की कलम हूं। मैं तुमसे बात कर रहा हूं और तुम जवाब नहीं दे रहे, मुझे भूत समझ रहे हो। मैं उस कमरे से जल्दी से बाहर निकला। मैंने वो दरवाज़ा भी लगा दिया। मैं पागल नहीं होना चाहता था। एक कलम कैसे बात कर सकती है और कलम की टांगे मकड़ी जैसी कैसे हो सकती है? मैं दरवाज़ा लगाकर लाइब्रेरी में पहुंचा, लेकिन तभी दरवाज़ा थोड़ा सा हिला। नीचे से घिसटती हुई वो कलम बाहर आ गई। वो कलम मेरा पीछा कर रही थी। वहाँ थोड़ा सा अंधेरा था तो मैं भागकर उस किताबों की दुकान में पहुंचा। सामने से धूप पड़ रही थी। अब अंधेरे में भ्रम हो सकता है, धूप में नहीं। लेकिन वो कलम भागती हुई वहां उस किताबों की दुकान में पहुंच गई। तुम मुझे भूत समझ रहे हो, तुम मुझे भूत समझ रहे हो। मेरे लिए इससे ज़्यादा बेइज्जती हो ही नहीं सकती। तुम अनजान लड़के मुझे भूत समझकर इस तरह बेइज्जत कर रहे हो, और तुम इस दुकान से आगे कैसे निकल आए? लाइब्रेरी में आम इंसान नहीं जा सकते, और उस खास कमरे में तो बहुत खास लोग जा सकते हैं। तुम्हें वहां किसने जाने दिया? शायद तुम्हें सजा देनी होगी। अब उस पेंसिल से डर नहीं लग रहा था। आपको भूतों से डर अंधेरे में लगता है, धूप में नहीं लगता। एक शक्ति होती है धूप में जो मुझ पर पड़ रही थी, और अब डर जैसे खत्म हो गया था। मैं भी गुस्से में बोलने लगा, तुम सजा दोगे? अपने हाथ से 2 हिस्से मत करवा लेना। अगर सच में तुम कोई भूतिया पेंसिल हो जो तुम दावा कर रहे हो, जिन्न की पेंसिल, जिन्न की कलम, तो चले जाओ, 2 हिस्सों में होकर जाओगे। तब वो मकड़ी की टांगे थोड़ी कांपी थी, थोड़ा पीछे की तरफ हटी थी वो कलम। देखो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मेरी और ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हो। मैं अब गुस्से में आ गया था। हाँ, कर रहा हूँ, बेइज्जती करूँगा तुम्हारी। सड़ी हुई गली हुई पेंसिल जिससे लिखा तक नहीं जा सकता, और कलम बोल रही है या मकड़ी बोल रही है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या चीज़ हो तुम? वो हिलने लगी थी। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है कि अब सज़ा तो तुम्हें देनी होगी। मैं पहले सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सज़ा का समय आ गया है।
मैं ये तो मान बैठा था कि ये कोई जिन्न की कलम है या कोई भूतिया कलम, लेकिन मुझे ये पता नहीं था एक कलम आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकती है। जब चुभती है कलम सच में दर्द होता है। मेरे पिछवाड़े में 2 बार चुभी थी वो कलम। वो बार बार छिप रही थी। किताबों के पीछे वो कलम छिप जाती और अचानक बाहर की तरफ आ जाती। मैं पता ही नहीं कर पा रहा था। बार बार वो पिन मेरे शरीर में चुभ रही थी और उसका दर्द हो रहा था। अरे अरे यार, तंग मत करो, देखो भागो। अगर तुम मेरे हाथ लगे ना 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा तुम्हें। देखो मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। इसके बाद वो कलम बार बार निकलती और चुभने की कोशिश करती और मैं एक किताब को पकड़े हुए उसे रोक रहा था। उस किताब में भी छेद हो रहे थे। ये कलम बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और इसे रोकने का तरीका मुझे पता नहीं था। शायद अंधेरे में मैं डर कर इससे दूर भागने की कोशिश करता, लेकिन किताबों की इस दुकान में रोशनी थी, धूप थी, इसलिए मैं मुकाबला कर पा रहा था। इसके बाद वहाँ जब मैंने उस कलम के सामने वो नरम पड़ी हुई एक पुरानी सी किताब की, तो वो कलम थोड़ी सी उसमें अटक गई। अब वो घुस तो चुकी थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। उसकी आवाज़ आई, फेंक दो इसे, किताब को फेंको। देखो मैं तुम्हारे दिल में छेद कर दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा। मैं भी गुस्से में था। अच्छा अब फंसे हो। कितने टुकड़े करूं? 2 करूं या 4 करूं? तुम जिनकी कलम हो ना, तुम्हारे भाई बहन बना देता हूं अभी। छोटे छोटे इतने छोटे छोटे हिस्से करूंगा तुम समझ नहीं पाओगे। उसके बाद उस कलम के माफ़ी मांगने का जैसे समय था, वो माफ़ी मांग रहा था। देखो मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस तुम्हें सज़ा देना चाहता था। बस थोड़ा सा ही तो चुभा हूँ, इससे ज़्यादा दर्द नहीं होता। वैसे भी तुम्हें कम दर्द होना चाहिए। तुम चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा, मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। उस कलम ने भी अब पूछा था, तुम्हारा घर है? ये तुम्हारा घर नहीं हो सकता, ये तो डेडली का घर है ना। मैंने कहा, डेडली? कौन डेडली? उसने कहा, डेडली जो इस किताबों की दुकान को चलाता है, जिसकी लाइब्रेरी है, जिसकी ये पूरी जगह है। मैंने कहा, डेडली मेरे चाचा, वो मेरे चाचा हैं। तब उस पेंसिल ने कहा था, चाचा क्या तुम अभय हो? मैं वो शब्द एक कलम के मुंह से सुनकर भी हैरान था। मैंने कहा, हाँ मैं अभय जैन हूं। तुम्हें कैसे पता? तब वो कलम भी जैसे मुझसे बातें करने लगी थी। पहले तो मुझे बाहर निकाला। मैं उसे बाहर नहीं निकाल रहा था, बल्कि उस किताब को मैंने सीधा टेबल पर रख दिया। उसके बाद वो कलम धीरे धीरे निकलने की कोशिश भी करती रही और मेरे सवालों का जवाब भी देती रही। मैंने पूछा, तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम कैसा भ्रम हो? अब देखो, गुस्सा मत करना। क्या तुम भूत हो? उस कलम ने कहा, देखो भूत मत कहो, और मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता। मुझे तो तुम्हारे सामने तक नहीं आना चाहिए था। ये मुझसे गलती हो गई। अब मुझे भी सज़ा मिलेगी। तुम्हें ये सारे राज पता नहीं होने चाहिए। तुम्हें हम सबसे अलग किया गया था, खास कारण के लिए। लेकिन अब तुम दोबारा यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने भी उस कलम से कहा, मैं खुद नहीं आना चाहता था, मजबूरी थी। और जिसकी तुम बात कर रहे हो, डेडली, वो चाचा है मेरे। डेडली चाचा? हाँ, वैसे हैं तो सच में डेडली से, कुछ अजीब से हैं, कुछ पागल से। मुझे तो उन पर बहुत ज़्यादा शक होता है। तब उस कलम ने कहा, मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। देखो, जब तुम्हारे चाचा तुमसे पूछें कि तुमने कुछ अजीब देखा, उन्हें बताना मत। मैं दोबारा उस कमरे में चला जाऊंगा और किसी किताब के पीछे छिप जाऊंगा। कभी मेरे बारे में कुछ कहना मत। अब मुझे लगा था उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। मैंने भी उस कलम से कहा, नहीं, चाचा को तो सब कुछ बताऊंगा। वो डेडली चाचा है ना, तो तुम्हारी भी मौत का कारण शायद वही बनेंगे। उसकी मकड़ी जैसी टांगें कांपने लगी थी। पहली बार मकड़ी कलम को कांपते हुए देखा था। उसकी आवाज़ भी कांपी सी आ रही थी। देखो ये मत करो, मुझे भयानक सज़ा मिलेगी। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। बस इतनी सी ही बात हुई थी। सामने से चलकर आते हुए चाचा नजर आए थे मुझे। मैं जल्दी से वहाँ पीछे जाना चाहता था और वो कलम कब छिप गई मुझे पता ही नहीं चला। इसके बाद चाचा सीधा वहाँ अंदर आए और उसके बाद उस किताबों की दुकान में बैठ गए। उन्होंने इशारा किया, तुम ऊपर जा सकते हो, खाना मैंने बनाकर रखा हुआ है, तुम खा सकते हो। मैं अब धीरे धीरे ऊपर तक पहुँच गया था।
मैं खाना खा रहा था और मेरी जेब से वो कलम निकली। तुमने बताया तो नहीं? तुमने बताया तो नहीं? मैं वहाँ नहीं था। सच बताओ, तुमने बताया तो नहीं? बताना मत। देखो देखो, मुझे सज़ा मिल सकती है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्या सच में मैंने कलम को दोस्त बना लिया है? क्या उससे सारे राज मैं उगलवा सकता हूँ? मैंने भी उसे ब्लैकमेल करके उससे सवाल पूछने शुरू कर दिए, लेकिन वो बार बार मना किए जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा था, करूँ तो करूँ क्या? क्या उससे इस घर के बारे में सब कुछ पता लगा पाऊंगा मैं या नहीं? मैंने उसे हर तरह से फंसाने की कोशिश की। बताओ मुझे, मेरे चाचा क्या हैं? उनके पास कैसी शक्ति है? और ये तुम कलम कैसे बात कर सकते हो? लेकिन उसने सब कुछ बताने से मना कर दिया। उसने कहा, हम उसी पर बात कर सकते हैं जिसके बारे में तुम जानते हो। मैं और कुछ नहीं बता सकता, वरना सज़ा ज़्यादा भयानक मिलेगी। अब मैं क्या करता? उसे कैसे फंसाता? मैंने भी तरकीब लगाई। जो चीज़ मुझे पता है तुम उसकी जानकारी दोगे? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, उस कॉफिन के बाहर सफ़ेद कपड़े में लिपटे हुए लड़के की जानकारी चाहिए। मुझे इतना तो पता है, वो जिंदा नहीं था, लेकिन उसने आंखें कैसे खोली? वो कपड़े में हिल कैसे रहा था? वो तो सफ़ेद पड़ा हुआ था। मुझे उसकी जानकारी चाहिए। वो कलम हिलने लगी थी। देखो देखो, तुम्हें उसकी जानकारी भी है? तुम्हारे चाचा तुमसे कुछ भी छिपा कर नहीं रख सकते। ये डेडली किए क्या जा रहा है? उसे तुमसे सब कुछ छिपा के रखना चाहिए, लेकिन बताया जा रहा है। अंत में उस कलम ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा वो लड़का कहाँ पर है। वो अब भी इस घर में है। मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा, दोबारा इस बात पर ब्लैकमेल मत करना कि मेरी बात तुम चाचा को बता दोगे। अब मैं उसे ब्लैकमेल करके सच में बहुत कुछ उगलवाना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा पहले इससे ही शुरुआत करता हूं। मैंने हामी भर दी और अब हम में एक सौदा हो गया था। उसका राज हमेशा के लिए राज रहेगा और मैं उस लड़के के बारे में जानूंगा। उसने कहा था, कल दोपहर तुम्हारे चाचा बाहर जाएंगे। 1 बजे वो बाहर निकलेंगे और तब मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां पर उस लड़के को रखा हुआ है। तुम्हें उसकी जानकारी दूंगा मैं। अगली दोपहर का मैं इंतजार करने लगा। मैं अपने चाचा से मुस्कुराकर ही बात कर रहा था ताकि उन्हें शक ना हो, लेकिन उस कलम से सब कुछ उगलवाने वाला था। अगली दोपहर 1 बजे मेरे चाचा फिर से सैर करने के लिए निकले और मैं भागता हुआ पीछे गया। वो कलम पहले से तैयार थी। मैं उस कमरे में पहुंचा और वो कलम कह रही थी, वादा करना जो तुम देखने वाले हो किसी को बताना मत। ये कमरा कोई साधारण कमरा नहीं है। यहाँ पर कई दरवाजे हैं, कई खास जगह पर जाने के लिए। तुम्हें पता है, हमारी इस बिल्डिंग के नीचे एक बेसमेंट भी बनाई गई है और उस लड़के को बेसमेंट में ही रखा गया है। मैंने सर हिलाया, नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ले चलो मुझे वहां पर। उस कलम ने एक कोने में छोटा सा छेद दिखाया और कहा, डालो उंगली इसमें। उंगली डालोगे तो बेसमेंट का दरवाज़ा खुलेगा। मैंने डरते डरते उस छेद में उंगली डाली और बिल्कुल पीछे उस कमरे के बीच में एक दरवाज़ा खुला। अपने आप हवा में लहराया था वो दरवाज़ा और छत से जा चिपका। छत का हिस्सा बन गया, जैसे वो दरवाज़ा ज़मीन पर नहीं था बल्कि छत का ही हिस्सा था। नीचे जाती हुई वो सीढ़ियाँ और नीचे से निकल रही रोशनी। मैं उन सीढ़ियों के सहारे नीचे जा रहा था। बड़े राज को आज मैं जान गया था। सब कुछ मुझे पता होगा, तभी तो पुलिस को बता पाऊंगा, पुलिस को यहाँ तक ला पाऊंगा और अपने चाचा को फंसा पाऊंगा। सीढ़ियों से उतरते उतरते मैं नीचे गया था। ढेर सारे कॉफिन थे वहाँ पर, बहुत सारे कपड़े, अजीब अजीब तरह के कपड़े, बहुत सारी किताबें। आगे की तरफ गया मैं। आगे मर्तबान में आंखें, शरीर के अंग पड़े हुए थे, बहुत सारे जानवरों के अंग, मकड़ियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मर्तबान में रखी गई थी कि मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे अपने चाचा पर पहले से ही शक था, लेकिन वो इतने खूंखार हो सकते हैं मुझे नहीं पता। कहीं वो बच्चों को इसी तरह अपना भतीजा कहकर यहाँ तो नहीं फंसाते और बाद में उन्हें काट काट कर उनके अंगों को मर्तबान में तो नहीं डाल देते। मैं डरने लगा था और कलम ये जवाब नहीं देती, वो उसी का जवाब देती जो मुझे पता होता। मैं अब उसके साथ चलता गया। सबसे पीछे पहुंचने पर
कपड़े में लिपटा हुआ वो लड़का थोड़ा थोड़ा हिल रहा था। ये वही है, ये वही है, इसे बांध कर रखा गया है। जैसे ही उस कपड़े के पास गया मैं, वो कपड़ा ठंडा फिरा हुआ था, उसका शरीर ठंडा था, ये एक लाश थी, लेकिन वो हिल रही थी। लाश कैसे हिल सकती है? पास पड़े एक चाकू को मैंने पकड़ा, उसके बाद चाकू उसके मुंह की तरफ लेकर गया, जहां कपड़ा फाड़कर चेहरा देखने लगा। वो नीला फिरा हुआ चेहरा था, वो थोड़ा थोड़ा सफ़ेद, थोड़ा थोड़ा नीला चेहरा किसी लाश की तरफ इशारा कर रहा था। वो लाश थोड़ी थोड़ी हिल रही थी, जैसे उसके शरीर में कुछ डाला गया हो जिससे वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। मैंने अच्छी तरह से चेक किया, ना तो उसकी नब्ज चल रही थी और ना ही वो जिंदा था। इसके बाद मैं जान गया ये लाश कहाँ रखी हुई है। मैंने उस कलम से कहा, हमें बाहर जाना होगा, चलो अब बाहर जाना होगा हमें, मैं सब कुछ जान गया हूं। लेकिन तभी वो लड़के ने आंखें खोली दोबारा। मैं घबरा गया था, लेकिन फिर से हिम्मत बांधी। वो कपड़ा फाड़कर बाहर आ गया और बैठा हुआ था मेरे सामने। मेरा शरीर एक लाश की तरह जम गया था, अकड़ी हुई टांगें, अकड़ी हुई आंखें, शरीर भी बिल्कुल सीधा। मेरी जबान भी गले को जैसे लग गई थी, शब्द निकल नहीं रहा था मेरा। उस लड़के ने मुंह भी खोला और शब्द भी बोले, तुमने मेरे कपड़े को दोबारा फाड़ दिया। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? हर बार आकर मेरे कपड़े को खराब कर देते हो, आराम भी नहीं करने देते। मैं सन्न हुआ था, लेकिन तभी मुझे लगा बात तो करनी होगी। मैंने भी कहा, मैं कपड़े को फाड़ रहा था, मुझे लगा उन्होंने तुम्हें यहां बांधा हुआ है, तुम्हें किडनैप करके लेके आए हैं। तो उसने कहा, किडनैप करके लेके आए हैं? मेरी मर्जी से ही तो लेकर आए हैं। मैं घबरा कर कहने लगा था, वहां कपड़ा रखा हुआ था, कॉफिन रखा हुआ था, मुझे लगा तुम्हें कपड़े में डालकर कॉफिन में डालेंगे और जमीन में गाड़ देंगे, तुम्हें मारने वाले थे। तो उसने कहा, मैं खुद कॉफिन में डलना चाहता हूं, खुद जमीन के नीचे जाना चाहता हूं, वो जाने ही नहीं देते। और मारने की बात क्या कर रहे हो? मरे को मारा नहीं जा सकता, मैं कौन सा जिंदा हूं? ये सुनकर मैं कांपने लगा था और पीछे हटने लगा था। उस कमरे से लगभग बाहर निकलने वाला था, लेकिन वो लाश भी चलती हुई मेरे करीब आई। उसने मुझे रोका। मैं भागना चाहता था, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। मैंने उससे कहा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, यहाँ गड़बड़ है, मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं पुलिस को बताऊंगा यहाँ क्या चल रहा है। उसने कहा, पुलिस को बताओगे? क्या वो यकीन करेंगे? मैं तो एक लाश की तरह लेट जाऊंगा, वो मुझे ले जाएंगे, लेकिन तुम पर कोई भरोसा करने वाला नहीं। तुम्हें बहुत बड़ी सच्चाई जाननी होगी, उस सच को जाने बिना तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं क्या करता? बाहर जाना तो चाहता था, मैं चीखना चाहता था, लेकिन उसके शब्द भी सच्चे थे। कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। यहाँ से बाहर निकल कर जाने का रास्ता भी मुझे पता नहीं है। बाहर मैं जी पाऊंगा या नहीं ये भी मुझे पता नहीं है। उम्र मेरी काफ़ी कम है, क्या करूँगा मैं? अब मैं थोड़ा सा शांत हुआ। मैंने भी उससे कहा कि मेरे हाथ को छोड़ दो। अब उसने मेरे हाथ को छोड़ा। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। वो मरा हुआ था, लेकिन उसमें ताकत थी और कह सकते हैं वो जिंदा भी था। मैं उसके साथ बैठकर बातचीत करना चाहता था। मैंने उससे कहा, इसका मतलब मेरे चाचा ने तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की, तुम्हें गाड़ने की कोशिश नहीं की? उसने कहा, नहीं, मेरे माता पिता ही थे वो जो मुझे यहाँ पर लेकर आए। मैं मर चुका हूँ, लेकिन अब जैसे जिंदा भी हूँ। इसे जिंदा लाश कहा जाता है। मैं एक जिंदा लाश हूँ। अब एक कलम जो चल सकती थी, बोल सकती थी, एक जिंदा लाश। ये दोस्त बन गए थे मेरे, और मुझे अब चाचा जी पर ज़्यादा गुस्सा नहीं था। मैं पहले तो अपने चाचा को एक कातिल समझ रहा था, लेकिन अब उस लड़के ने पूरी सच्चाई बता दी थी। इसके बाद मैं अपने चाचा से वो बातें शेयर नहीं कर सकता था। ये दो दोस्त बन गए थे जिनसे मैं बातें शेयर कर सकता था। अब उन्होंने मेरे उड़े हुए चेहरे को भी देखा और कहा, तुम यहाँ से जाना चाहते हो? तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लग रहा होगा। यही बात उस कलम ने भी कही थी। मैंने भी नज़रें झुकाकर कहा,
हाँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब है। एक जिंदा लाश, एक बोलती हुई कलम, यहाँ और क्या क्या है। तो उस कलम ने कहा, है तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हें बताया नहीं जा सकता, मजबूरी है, मान सकते हो। मैं अब वहाँ बैठा, उसके बाद सोचता रहा और कहने लगा, चलो इन चीज़ों के बारे में तुम नहीं बता सकते, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उस जिंदा लाश ने कहा, हाँ मैं मदद कर सकता हूँ, वैसे भी नीचे बोर ही होता हूँ, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, मुझे मेरे माता पिता को ढूंढना है। मेरे माता पिता, जिनकी लाश तक नहीं मिली, हर किसी का कहना है उस जंगल में उस भालू ने उन्हें मार दिया। वो जिंदा लाश थोड़ी घबराई थी। वो लड़का घबराया और उस कलम ने भी कहा था, भालू तुम्हारे माता पिता को मार गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई साधारण भालू तुम्हारे माता पिता को नहीं मार सकता। मैंने उनसे सवाल किया था, क्यों? क्या तुम मेरे माता पिता को जानते हो? उन्होंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे कहा, वो साधारण भालू तुम्हारे माता पिता को नहीं मार सकता। इतनी आसानी से तुम्हारे माता पिता नहीं मर सकते। उन्होंने एक आस जगा दी थी मेरी आंखों में, और मेरे दो अजीब दोस्त, कह सकते हैं मेरे दो अनमोल रतन, वो मेरी मदद करना चाहते थे मेरे माता पिता को ढूंढने में। मैंने उनसे कहा, वो मेरा पुराना घर, वहाँ पीछे लगने वाले वो जंगल, वहीं पर वो खूंखार भालू लोगों को दिखता है। वो शिकार करता है लेकिन कभी पकड़ा नहीं जाता। हमें वहाँ जाकर मेरे माता पिता को ढूंढना होगा। लेकिन तभी उस लड़के ने कहा, लेकिन तुम जाओगे कैसे? तुम्हारे चाचा को भी तो बताना पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, मेरे चाचा को नहीं, मैं उन्हें मुसीबत में नहीं डालना चाहता, और वैसे भी वो मुझे जाने नहीं देंगे। वो बहुत अजीब है। तुम मुझे बताओगे तो है नहीं कि उनमें अजीब बात क्या है, लेकिन मैं तुमसे मदद मांग रहा हूँ। कल से मेरे स्कूल शुरू हो जाएंगे और मेरे चाचा मुझे स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, कहीं और जाऊंगा अपने माता पिता को ढूंढने के लिए उस जंगल में। क्या तुम दोनों मेरी मदद करना चाहोगे? उन दोनों ने हाँ कर दिया था, लेकिन मैं उस लाश का नाम नहीं जानता था। मैंने भी कहा, तुम एक जिंदा लाश हो, लेकिन तुम्हारा कोई नाम तो होगा। मरने से पहले तुम्हारा क्या नाम था? उसने कहा, मरने से पहले जो भी नाम था मैं उसे याद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम जो नाम लेते हो अब सुनने में काफ़ी अच्छा सा लगता है, लाश। तो मेरा नाम लाश ही हुआ, तो मुझे लाश कह सकते हो। अगली सुबह चाचा से मैंने बात कर ली थी। मैं बाहर जाना चाहता था और वो लाश भी केंचुए को उस कपड़े में भरकर बाहर निकल आया था। वो कलम। हम तीन ढूंढने जा रहे थे मेरे माता पिता को, जानने के लिए आखिर उनके साथ क्या हुआ। अब मैं दिन के वक्त निकल सकता था और दोपहर को मुझे वापस आना होता। दिन के वक्त ही हम ढूंढने के लिए जा सकते थे, और मेरी उस कलम ने भी कहा था, रात को भी मौका है, रात को भी निकल सकते हैं। अब उस जंगल में मैं फिर से जाऊंगा ढूंढने के लिए उस राज को। क्या हुआ था उस रात? मेरे माता पिता वापस क्यों नहीं आए? और इन्हें मेरे माता पिता के बारे में क्या क्या पता है? एक एक करके कई राज खुलेंगे। आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं दोस्तों। हमारी सीरीज के साथ बने रहिए और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि मैं भी जान पाऊँ आपको मज़ा आ रहा है या नहीं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।